हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग क्लासेस। मैं सी एम मुइजन। हम कर रहे थे +2 अकाउंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था एनपीओ। ये आज हमारी थर्ड वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली दो वीडियो में हमने अभी तक क्या क्या देखा है। हमने देखा है, पहले तो हमने समझा है एनपीओ क्या होता है, एनपीओ क्या क्या काम कर सकता है, और एनपीओ का हमने मीनिंग समझा था कि एनपीओ होते कौन है। उसके बाद हमने देखा था कि फिर मैंने आपको बताया था कि हम ये चैप्टर किस पैटर्न में फॉलो करेंगे। उस पैटर्न में था रिसिप्टेंट पेमेंट। पहला था हमारा, सबसे पहले था रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। सेकंड था हमारा, हम कुछ टर्म समझेंगे। थर्ड था हमारा, हम एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। फोर्थ था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और फिफ्थ था हमारा बैलेंस शीट। हमने ऐसे पैटर्न बनाया होगा, हम ऐसे करेंगे। हमने रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट डिटेल में देखा है पिछली वीडियो में। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो पिछली वीडियो देखे, फिर ही इस वीडियो पे आए, तभी आपको समझ आएगा कि हम कहां चल रहे हैं। हमने रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट की डिटेल डिस्कशन की थी, साथ में एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन किया था, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे, क्योंकि प्रैक्टिस आपने करनी है। मेरी प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है। जब तक आप खुद का क्वेश्चन हाथ से करके नहीं देखोगे तब तक जीरो मोटिव है आपको मेरी क्लास लगाने का। जीरो फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, जीरो आउटपुट आएगा आपका अगर सिर्फ आप देख देख के छोड़ रहे हो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। और मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे और लिंक में मैंने साथ में उसके आंसर्स भी दिए थे। जो भी अगर आपको कोई डाउट है कुछ है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जब मर्जी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स भी देखी थी जो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में आई। तो आज हम करेंगे अपना एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस। तो अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होने लगा है, यानी कि मेन चैप्टर स्टार्ट होने लगा है। यानी कि अभी तक जो हमने किया था वो एक बैकग्राउंड था। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में हम बैकग्राउंड में करते हैं, और टर्म्स में हम बैकग्राउंड में ही मानते हैं कि इनका मतलब क्या क्या है। अब जो मैं करने लगा हूं आज की क्लास है, ये पेपर के हिसाब से चल रहे हैं, यानी पेपर के हिसाब से, क्योंकि जो हम ये एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस करेंगे ये पेपर में तीन मार्क्स की आनी है। कई बार रेयर चांस होते हैं कि रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के 3 मार्क्स का, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया था। ये क्वेश्चन करा दिया, 2 क्वेश्चन आपको दीदी करने को, इसके रेयर चांस होते हैं। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आना है और इन दोनों का एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो यानी कि अब हम अपने वो 3 मार्क्स के लिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने टर्म देखी, कुछ किया, उसमें हम बात करते हैं, हम इनकम से स्टार्ट करते हैं। यानी कि इनकम इन द सेंस हमारा एक एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम वो लोग जो हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले हम समझते हैं एनपीओ है आपका, यानी कि यह हमारा ही जो मेरा एग्जांपल होता है वो लेते हैं। हमारे ओल्ड एज होम है, हम 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगी। तो ये हमारे 10 मेंबर मिलकर क्या बन गई, एनपीओ, ठीक है। एनपीओ 10 मेंबर है। हमने क्या किया कि हम एक ओल्ड एज होम बनाते हैं। हम कुछ भी बना सकते हैं, हमने ओल्ड एज होम के एग्जांपल लेके, हम पहली क्लास से ओल्ड एज होम कर रहे हैं तो ओल्ड एज होम को ही हम करते हैं। हम ओल्ड एज होम का हमने बनाया। अब ओल्ड एज होम, अब जो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि हम एक ओल्ड एज होम बना रहे हैं, कि हम 10 दोस्त इकट्ठे हुए, ABCDEFGHI जितने भी 10 लोग इकट्ठे हुए, और उन्होंने क्या किया, एक ओल्ड एज होम बनाया। ओल्ड एज होम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक्स चलते हैं। ओल्ड एज होम, आप खुद सोचो कि आपने एक ओल्ड एज होम बनाना है, एक ओल्ड एज होम सेट करना है, आपको लोग क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो आपको चाहिए गवर्नमेंट की परमिशन। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो उसका काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, वो चलो हम मानते हैं हमें मिल गई।
हमारे गवर्नमेंट में लिंक्स थे, हमें गवर्नमेंट की परमिशन मिल गई। उसके बाद अब सबसे पहले क्या चाहिए, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले क्या चाहिए, मनी। ठीक है, कुछ भी स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा होएगा तभी हम आगे कुछ भी भलाई का काम कर सकते हैं, करने चाहते हैं, हमें पैसा चाहिए। अब पैसे के लिए हमारे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया 2 तरीके हैं कहां से आएगा पैसा। या तो मेंबर्स से, ये 10 लोग, हम 10 दोस्त इकट्ठे स्टार्ट कर रहे हैं, वो पैसा डाल दें, या फिर पब्लिक से हम पैसा लें। फेयर इनफ, या तो मेंबर्स पैसा डालें या पब्लिक से पैसा लें। मेंबर्स से क्या क्या पैसा आता है, अब हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहां नहीं जा रहे, मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं, एक अपनी एडजस्टमेंट, जो हमारी मेन एडजस्टमेंट है उस तक आपको लेके जा रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, मेंबर्स से पैसा लेना है। मेंबर से अब कितनी तरह का पैसा आता है, चलो मेंबर से पैसा लेना है। मेंबर्स ने पैसा दे दिया, मेंबर्स ने पैसा दिया, तो पैसे का क्या करेंगे। अब गवर्नमेंट से हमने परमिशन तो ले ली, पहले हमें बिल्डिंग बनानी पड़ेगी जहां पे बुजुर्ग लोग रहेंगे, एल्डर पीपल रहेंगे, तो इसके लिए एक जगह बनानी पड़ेगी। जगह बनाने के लिए यानी कि हमें क्या क्या चाहिए, नहीं हाँ हमें क्या क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए होगी बिल्डिंग जहां पे लोग रहेंगे। उसके बाद वहां फर्नीचर, बेड्स वगैरह, चेयर्स वगैरह, सब कुछ करना पड़ेगा वहां पे। बिल्डिंग के साथ चाहिए हमें फर्नीचर। हम सिर्फ बेसिक चीज, हम और भी बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हैं उसमें, बट मैं इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक है, ये तो चाहिए हमें वन टाइम, यानी एक बार बिल्डिंग में पैसा लगना है, एक बार फर्नीचर में पैसा लगना। उसके बाद तो छोटा मोटा पैसा लगना है जो हम डे टू डे वाला हो गया। उसके बाद चलो हमारा एक बिल्डिंग बन गई, सारा फर्नीचर आ गया, जो जो वहां पे जरूरत थी चीजों की हमने सब अरेंज कर दी। हमने ऐसे कुछ मशीन्स वगैरह भी दे दी जिससे कि जो एल्डर पीपल वहां आएंगे वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। कोई जैसे मशीन इन द सेंस की कोई जिम के इक्विपमेंट्स हो गए, कुछ जिससे हम जैसे एल्डर्स पीपल आए हैं जो उनको किसी काम में लगा सके, कुछ मशीन्स भी होगी, कुछ बुक्स भी रख दी हमने, रिलीजियस बुक्स रख दी, कुछ मोटिवेशनल बुक्स रख दी। चलो ये हमारा वन टाइम का खर्चा था, ये हमने वन टाइम में कर दिया। ठीक है, अब सपोज कर लो हमारे यहां 20 एल्डर पीपल आ गए, 20 बुजुर्ग पीपल, एल्डर पीपल आ गए हमारे, 20 बुजुर्ग लोगों ने आके हमारे यहाँ रहना स्टार्ट कर दिया। अब क्या क्या खर्चे होंगे, ये इनसे तो पैसा लेते नहीं हमने, एल्डर पीपल से तो पैसा लेते नहीं हम। ठीक है, इनका हमने करना है। अब क्या क्या खर्चे होंगे, इनके खाने पीने का खर्चा, फूड का, ठीक है, इनके क्लोथ्स, पहनने के कपड़े वगैरह, इनकी जो मेन खर्चा है मेडिसिन करानी है, किसी का ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट हमें नहीं देना पड़ेगा क्योंकि बुजुर्ग है तो बीमारी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फूड, क्लोथ, मेडिसिन, न्यूज़पेपर, बहुत सारे खर्चे, यानी कि मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। ये हमने अब ये सारे खर्चे करने हैं। इस खर्चे करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा किससे आएगा, या तो हम मेंबर्स दे या पब्लिक दे। तो मेंबर से भी और पब्लिक से भी दो तरह का पैसा आता है। एक पैसा होता है, एक होता है हमारा कैपिटल, आपने +1 में भी पढ़ा होगा, कैपिटल और रेवेन्यू। क्या कैपिटल क्या होता है और रेवेन्यू क्या होता है। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं
वो खर्चा जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर मिलना है, यानी कि आपने कोई खर्चा किया उसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर मिलेगा, तो वो खर्चा जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर मिलेगा, तो वो तो हो गया हमारा रेवेन्यू। यानी कि आपने किसी को सैलरी पे करी, अपने बिल्डिंग का रेंट पे किया, वो क्या हो गया हमारा रेवेन्यू। कि हमने 1 महीने का रेंट पे किया तो हम 1 महीना रह सकते, अगर अगले महीने नहीं पे किया तो हम अगले महीने नहीं रह सकते, तो वो तो हो गया हमारा रेवेन्यू खर्चा, यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए। कैपिटल खर्चा हो गया कि आपने एक बार खर्चा कर दिया, आप उसको कई सालों तक यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट पॉइंट कि जैसे कि बिल्डिंग, आपने एक बार बिल्डिंग का पैसा लगा दिया, बिल्डिंग तो नहीं है कि 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी, बिल्डिंग तो 10 साल 15 साल 20 साल चलेगी, तो हो गया हमारा कैपिटल। यानी कि एक बार खर्चा किया तो काफी देर तक हम चल रहे हैं, काफी देर तक उसका बेनिफिट मिल रहा है। और रेवेन्यू एक अब खर्चा किया अभी खत्म हो गया, यानी कि आप अपने घर में देखो तो आप अपने घर में सोफा सेट लेके आए, ठीक है, सोफा सेट क्या है, अब 3-4 साल 10 साल भी चल जाते हैं, 10 साल तक आपका सोफा सेट वही रहेगा, तो वो क्या हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंस, कि कई साल तक उसका बेनिफिट मिलना है। अब उस सोफा सेट के ऊपर आप कवर लेके आते हो, ठीक है, कवर क्या है 6 महीने साल चलते हैं, तो वो क्या हो गया हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यानी कि मैंने ये कैपिटल रेवेन्यू क्यों बताया कि अब मेंबर्स से जो पैसा आएगा 2 चीजों के लिए आएगा, या तो कैपिटल के लिए आएगा या रेवेन्यू के लिए। यानी कि कैपिटल के लिए किस लिए आएगा, जो हमारे वन टाइम के खर्चे हैं, बिल्डिंग खरीदनी है, बिल्डिंग फर्नीचर, बिल्डिंग खरीदनी तो हमारे पास है बिल्डिंग, तो इसको सही करना है ताकि लोग रह सके वहां पे, फर्नीचर खरीदना है, मशीन बुक्स वगैरह खरीदनी है, तो ये सब क्या है कैपिटल खर्चे हैं, ये वन टाइम होने हैं और कई सालों तक हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। रेवेन्यू खर्चे ये कैपिटल कौन से होते हैं, वन टाइम वाले, एक बार कर दिया तो चलता जाएगा। रेवेन्यू कौन से होते हैं, जो हमारे डे टू डे के लिए होते हैं, दिन चल रहा है, जैसे दिन चल रहा है खर्चे, डेली टू डेली जो खर्चे होने हैं वो हमारा क्या रेवेन्यू। तो इनका पैसा मेंबर्स, अगर मेंबर से कैपिटल के लिए पैसा आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, ठीक है। यानी कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ने कैपिटल के लिए डोनेशन, कैपिटल के लिए पैसा दिया तो वो कैपिटल फंड। और डे टू डे के लिए हमारे पास 2 हैं, एक तो है हमारा सब्सक्रिप्शन, इसलिए हम डे टू डे लेते हैं, इसलिए हम एक पीरियड की लेते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, अभी मैं दोबारा से सब्सक्रिप्शन सुनाऊंगा। एक तो हमारा सब्सक्रिप्शन है और एक है हमारा एंट्रेंस फीस, ये 2 है हमारी जो डे टू डे के लिए आती है, सब्सक्रिप्शन और एंट्रेंस फी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमारी मेन एडजस्टमेंट, सबसे बड़ी एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। तो हम अब सब्सक्रिप्शन को समझने जा रहे हैं अच्छे से। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं सब्सक्रिप्शन। मैंने पहले की क्लास में बताया, बट मैं दोबारा भी बताता हूँ सब्सक्रिप्शन होती क्या है। सब्सक्रिप्शन सिंपल मीनिंग है, सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि वो पैसा जो आप मेंबर्स से लेते हो, किससे लेते हो, मेंबर्स से, और वो क्या लेना है, पीरियोडिकली लेना है, यानी कि एक पीरियड का पैसा। जैसे आप लगा लो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन आपकी, ठीक है, या अमेजोन प्राइम की सब्सक्रिप्शन है। अमेजोन प्राइम कितने लेते हैं, 999 पर ईयर। अगर आपने 999 को पर ईयर नहीं दिए तो आपका अगले साल अमेजोन प्राइम नहीं चलेगा। आपने पे किया तो आपका चलेगा, नहीं पे किया तो नहीं चलेगा। वैसे ही मेन है,
तो सब्सक्रिप्शन क्या है, मेंबर से पैसा लेते हैं पीरियोडिकली, ताकि उनकी मेंबरशिप एक्टिव रहे। अगर उनकी मेंबरशिप एक्टिव नहीं रहे, अगर वो सब्सक्रिप्शन पे नहीं करते, तो उनकी मेंबरशिप डीएक्टिवेट कर दी जाती है, ताकि ये अब हमारे मेंबर नहीं है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, चाहे किसी भी रीजन से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, बट वो अब हमारे मेंबर नहीं है। तो कोई भी एनपीओ है तो उसकी मेन इनकम क्या है, इनकम कौन कौन सी होगी मेन इनकम इनकी, एक तो होगी सब्सक्रिप्शन, सेकंड होती है एक डोनेशन। या तो उन्हें डोनेशन से पैसा आ रहा है या सब्सक्रिप्शन का पैसा आ रहा है। तो डे टू डे वर्किंग के लिए ये इन दो चीजों पे ही डिपेंड होती है मोस्टली, कि सब्सक्रिप्शन की डे टू डे रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए सब्सक्रिप्शन का पैसा आ जाए या फिर डोनेशन का पैसा आ जाए। ठीक है, तो अब हम करने लगे हैं सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि एक बार हम सब्सक्रिप्शन में चले गए तो उसके बाद एक के बाद दूसरी एडजस्टमेंट, दूसरी बार तीसरी एडजस्टमेंट, तीसरी बार चौथी एडजस्टमेंट लाइन से लग के आएंगी। ठीक है, उससे पहले जो जो और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है मैं पहले आपको क्लियर करता हूं। उससे क्या आएगा कि हमें जब हम सब्सक्रिप्शन समझेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। अभी तक मैंने क्या समझाया, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझाने लगा हूं, जो हमारे आने वाले टॉपिक में हमें हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, एक है हमारा, अब आपको इन सिर्फ दो कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। एक होता है अक्रूवल कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट क्या है? अक्रूवल कंसेप्ट है कि सपोज करो ये आपने पढ़ रखे हैं, प्लस वन में कर रखे हैं, मैं बस एक रिफ्रेश करा रहा हूं ताकि अगर किसी का रहता है तो उसको भी समझ आए। ठीक है, तो अब अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है? अक्रूवल कंसेप्ट होता है कि मैंने कोई खर्चा किया, ठीक है, मैं आपको और समझाता हूं और थोड़ा डिटेल में बताता हूं। एक होता है अक्रूवल बेसिस, अकाउंटिंग है ना हमारी, अकाउंटिंग दो तरह से होती है। हम अपनी अकाउंटिंग छोड़ रहे हैं, अकाउंटिंग दो तरीके होती है। एक होती है हमारी कैश बेसिस, एक होती है अक्रूवल बेसिस। इससे कनेक्ट करना है। एक होती है हमारी कैश बेसिस, एक होती है अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब होता है, जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे इंडियन रेलवे थी, ठीक है, रेलवेज है इंडियन रेलवेज, वो कुछ साल पहले 2013 से पहले वो कैश बेसिस पे अपने अकाउंट्स बनाती थी। ठीक है, अलाउड था, कैश बेसिस पे अकाउंट बनाना अलाउड था, बल्कि हमारे पास ऑप्शन थे, या तो हम कैश बेसिस पे अकाउंट बनाए या अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट बनाए। अभी होते क्या बनाए, मतलब समझ नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे हो, कैश बेसिस पे अकाउंट्स या अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट्स। सपोज करो, या एग्जांपल लेते हैं हम, कैश बेसिस समझाता हूं पहले मैं, तभी आपको अक्रूवल समझ आएगा। कैश बेसिस होता है कि मैंने आपको आज, जैसे एक एनपीओ है, अगर कैश बेसिस पर दूं, इसने आज 10 रुपए पे किए, इसने अपना खर्चा बुक कर दिया, इसने 20 रुपए रिसीव किए, इसने अपनी इनकम बुक कर दी। यानी कि कैश बेसिस में क्या होता है, हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और उससे अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं। समझ आ रही है? यानी कि सपोज करो आपने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, ठीक है, आपने बिल्डिंग रेंट पे है। अब आपका जो एनपीओ है यहाँ पे बिल्डिंग बनाई, वो रेंट पे है, ठीक है।
रेंट पे होने के बाद क्या हुआ कि आपने 11 मंथ का तो रेंट पे किया, रेंट पे किया, कैश गया आपके हाथ से 11 महीने का रेंट। तो आपने, अगर हम कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते तो हम सिर्फ 11 महीने का ही रेंट का खर्चा बुक करते, क्योंकि कैश बेसिस बोलता है जितना पे किया उतना बस, उससे आगे कुछ नहीं सोचना, ठीक है। और अक्रूवल क्या बोलता है? अक्रूवल बोलता है एक्चुअल खर्चा, एक्चुअल एक्सपेंस, irrespective ऑफ पेड और नॉट। वो कहता है कि एक्चुअल खर्चा कितना है, इररिस्पेक्टिव आपने पे किया या नहीं किया। समझ आ रही है बात? यानी कि कैश बेसिस में क्या होता है, अगर मोटी मोटी बताऊं, जैसे बिल्डिंग का रेंट है, बिल्डिंग जैसे मेरा ये साल है, ठीक है, ये मेरा 1/4/18 से 31/3/19 है। बिल्डिंग मैंने, इसमें 12 महीने थे, मैंने सिर्फ पे कितने का किया, 11 मंथ का। तो मैंने कैश बेसिस के हिसाब से 11 मंथ का खर्चा बुक कर लिया, बट अगले साल मैंने 1 महीने का तो ये पे किया प्लस 12 महीने का ये पे किया। तो अब कैश बेसिस बनाऊं, अगर मैं सिर्फ कैश बेसिस बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, पहले साल में 11 महीने का रेंट बुक करता हूं और अगले साल में, दूसरे साल में 13 महीने का रेंट बुक करता हूं, फिर सिर्फ बोलता हूं मैंने पे किया, ठीक है। बट अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, मैं यहां भी 12 महीने का बुक करता हूं और यहां भी 12 महीने का बुक करता हूं। अगर मैंने 11 महीने का रेंट पे किया होता है तो मैं ऐड करता हूं अपने P&L में आउटस्टैंडिंग रेंट, जैसे हम +1 में फाइनल अकाउंट्स में करते थे कि अगर आपने एडजस्टमेंट आती थी, रेंट हैज बीन पेड फॉर 11 मंथ्स, तो हम क्या करते थे, रेंट 11 महीने का प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ, आउटस्टैंडिंग 1 मंथ ऐड करते, पूरे साल का खर्चा हम बुक करते थे P&L में। वो क्यों करते थे, इस अक्रूवल, यही अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है। क्या बोलता है अक्रूवल कंसेप्ट, कि जो आपने पे किया हो नहीं किया हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इस साल का खर्चा है तो इस साल में आएगा, इस साल की इनकम है तो इस साल में आएगी। इतनी सी बात अगर क्लियर आपकी, अगर आपको अक्रूवल कंसेप्ट क्लियर है और आपको कोई भी सिचुएशन दे दी जाए, आप अक्रूवल कंसेप्ट लगा के उस सिचुएशन को सॉल्व कर दोगे कि मेरा इस साल का खर्चा और इस साल की इनकम क्या है, तो आप समझ लो आपकी सारी एडजस्टमेंट होगी। सिर्फ इतनी सी बात पे कि अक्रूवल कंसेप्ट कैसे, अक्रूवल कंसेप्ट लगाना है, और अक्रूवल कंसेप्ट लगाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा, सिर्फ अक्रूवल लगता है। अक्रूवल क्या बोलता है, अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है, खर्चा हमने पे किया हो ना किया हो, हमने देखना 12 महीने का खर्चा कितना है। वैसे इनकम के लिए, इनकम हमें मिली हो चाहे ना मिली हो, हमें देखना है कि हमारा 12 महीने की इनकम थी कितनी, ठीक है। तभी अक्रूवल कंसेप्ट की वजह से ही हमारे वो वर्ड्स आए, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। कैश बेसिस में ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, ये कोई वर्ड नहीं है। ये सब अक्रूवल कंसेप्ट लेके आया। किस लिए लेके आया, कि हमारी एक अकाउंटिंग में बेसिस आए कि हम किस बेसिस पे अकाउंट्स कर रहे हैं, ताकि हर साल हमारा, हर साल का, अभी साल में क्या हुआ, अगर कैश बेसिस से चलता मैं, इस साल में मेरा प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, इस साल में मेरा लॉस प्रॉफिट कम आएगा। तो अगर से मैं सिर्फ 2 सालों की प्रॉफिट फिगर मैच करूंगा तो यार ऐसा लगेगा कि मेरा घाटा हो गया, मतलब कि मेरा लॉस बढ़ रहा है, लॉस प्रॉफिट कम हो रहा है। तो एक ये बिजनेस के लिए अच्छी खबर नहीं है ना कि मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए अक्रूवल बेसिस दोनों सालों को बराबर तोलता है कि जो इस साल का खर्चा इसमें डालो, इस साल का खर्चा इसमें डालो, जो एक महीने इधर ले आओ, फिर प्रॉफिट मैच करेंगे, फिर एक्चुअल पिक्चर समझ आएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने भी इसको मैंडेटरी किया हुआ है कि आपको जो अपने बुक्स अकाउंट्स बनाने हैं अक्रूवल पे ही बनाने हैं, कैश बेसिस अलाउड नहीं है। अलाउड इन द सेंस कि अगर कहीं यूज भी होती है तो रेयरली, अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहां यूज होती है, वरना क्या चलता है, अक्रूवल कंसेप्ट, अक्रूवल बेसिस ही चलता है। और हमने भी
जितना भी हम +1 का अकाउंट पढ़ के आए हैं वो सब अप्रूवल पे है, +2 अकाउंट पढ़ेंगे वो अप्रूवल पे है, जितना भी हम अकाउंट आज तक पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे 99% आपको अप्रूवल बेसिस पढ़ना है। अगर कहीं एक आधा स्पेसिफिकली कैश बेसिस आए तो आपको पढ़ना होगा कैश, वरना अप्रूवल बेसिस ही पढ़ना है। या आउटस्टैंडिंग, क्रूड, एडवांस या आपको प्रीपेड कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया इसमें से, हमारा आउटपुट क्या है, टेक अवे क्या है कि अप्रूवल बेसिस क्या होता है। अप्रूवल बेसिस होता है कि हमारा खर्चा क्षय हुआ है या नहीं हुआ है, हमने पे किया है नहीं किया। अगर इस साल खर्चा है तो हम इस साल बुक करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर पेड और नॉट, इरिस्पेक्टिव ऑफ पेड और नॉट। और वैसे ही इनकम है, मिली हो चाहे ना मिली हो, इस साल की इनकम इसी साल में लेके आएंगे। इसके साथ ही एक मैचिंग कंसेप्ट भी होता है, वो भी यही बात करता है कि जिस साल की इनकम है उस साल में ही उसके खर्चे आ जाने चाहिए। ये वो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप अप्रूवल से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि हमने अप्रूवल कंसेप्ट समझ लिया क्या है, अब अप्रूवल कंसेप्ट लगाना कैसे है हम ये देखने लगे। अगर आपको इतना समझ आ गया ना तो आप समझ लो आपकी सारी एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई। ठीक है, तो बस फिर तो आपके दो चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है, सॉल्व क्वेश्चन। तो अब हम करने लगे हैं, आपको मैं कुछ और टर्म्स बताने लगा हूं जिससे आपको क्लियर होगी चीजें कि अप्रूवल कंसेप्ट लगाना कैसे है। ये बनाया आपने P&L अकाउंट, मैंने आपको पहले बताया था कि हम +1 से कंपेयर करके चलेंगे तो आपको समझ आना इजी हो जाएगा। आपने बनाया P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट में क्या लिखते थे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते, कुछ आगे भी लिखते थे ना, फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे कुछ लिखते थे हम आगे। हम क्या लिखते थे, मैं लिखता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31st मार्च 2019, ऐसे करके कुछ लिखते थे ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटेंट, मेरा बताने का कारण क्या है इस लाइन को, इसके लिए फॉर द पीरियड। ठीक है, और हम जब बैलेंस शीट बनाते थे, बैलेंस शीट में क्या लिखते थे, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019, ऐसे लिखते थे। अब मुझे इसका मतलब बताओ, फॉर द पीरियड और एज ऑन में फर्क क्या है। ठीक है, इसका मतलब बताओ मुझे कि इसमें क्या है। इसका मतलब है कि फॉर द पीरियड का मतलब है कि अगर ऐसे लिखा मैंने, फॉर द पीरियड एंडिंग 31st मार्च 19, यानी कि फॉर द पीरियड, यानी कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये सिर्फ उसी पीरियड की बात कर रहा है जिस पीरियड के लिए मैंने बनाया है। यानी कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस साल की बात हो रही है जिस साल के लिए बनाया गया। यानी कि अगर मैं और डिटेल और थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, सपोज कर लो आपको 10 साल हो गए बिजनेस चलाते हुए। ठीक है, आप अपना बिजनेस चला रहे हो, आपको अपना बिजनेस चलाते हुए 10 साल हो गए हैं। ठीक है, 10 साल, अब पहले दिन से आपकी सेल्स चल रही होगी, पहले दिन से बंदा सामान बेच रहा है, सेल्स कर रहा है। ठीक है, तो P&L के अंदर हमारी जो सेल की फिगर आती है, सेल की फिगर आती है। सपोज करो आपको 10 साल हो गए बिजनेस करते हैं, ये आपका 10th ईयर है। 10th ईयर में मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बनाया और इसमें मैंने सेल की फिगर डाली।
सेल की फिगर जो मैंने डाली, वो सेल की फिगर क्या है? वो सेल की फिगर इस पीरियड की फिगर है, या जब से स्टार्टिंग से लेके आज तक मैंने कितनी सेल करी है वो वाली फिगर है? वो वाली कौन सी फिगर है? ये पीरियड वाली। यानी कि फॉर द पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, हमारे एग्जांपल में क्या है, साल। 6 महीने भी बनते हैं, 3 महीने ही बनते हैं, 1 महीने ही बना सकते हैं, बट हम बनाते कितने हैं? आपके लिए तो साल ही है, आपकी बुक्स में भी और आपके सिलेबस में भी साल से आगे पीछे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो फॉर द पीरियड यानी कि 1 साल। तो यहां तो सेल की फिगर आती है, वो 1 साल आती है। और ऐसे ही सपोज कर लो बैलेंस, आप जब बिजनेस स्टार्ट किया आपने शॉप खरीदी होगी, ठीक है, शॉप खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर वगैरह खरीदा, अपने सारा बिजनेस सेट किया, बहुत सारा खर्चा होगा उसमें, ठीक है। आपने शॉप खरीदी, शॉप तो आपने खरीदी 10 साल पहले। अब मैं इस पीरियड की बैलेंस शीट बनाता हूं, ठीक है, इस पीरियड की मैं बैलेंस शीट बनाता हूं। तो क्या इस बैलेंस शीट में मैं शॉप दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा? मेरा एसेट है, बट खरीदा तो मैंने पहले है भाई, साल में क्यों आ रहा है? हम तो बात करेंगे ना इस साल की, इस साल के अकाउंट्स बना रहे हैं हम, इस साल की बात करते हैं, तो इसमें बैलेंस शीट नहीं आनी चाहिए, इसमें शॉप नहीं आनी चाहिए इस बैलेंस शीट में। आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि बैलेंस शीट हमारी बनती है एज ऑन, यानी कि आज तक की, इररिस्पेक्टिव आपने चाहे आपको 100 साल हो गए हो, अगर उस शॉप की आज की डेट में कोई वैल्यू है, अगर जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर आपने 15-20 साल पहले खरीदा, अब तो आज तक आता तो वैसे ही खत्म हो गया, उसकी वैल्यू 0 होगी, तो वो बैलेंस शीट में नहीं आ रही होगी। अगर कोई एसेट जिसकी आज बैलेंस शीट है, आज बैलेंस शीट में आज हमारे पास उसकी कोई वैल्यू है, तो हमारी बैलेंस शीट में आएगी। ऐसे ही हमारे लाइबिलिटीज हैं। आज सपोज करो आपने किसी को 5 लाख पे करने थे, 5 लाख आपने किसी से उधार में माल खरीदा, आपने 5 लाख पे करने थे, ठीक है, 5 लाख पे करने थे, आपने 1 साल 1.5 साल हो गया, आपने पे नहीं किए, यानी कि ये आपने पे करने थे 1/4/17 को पे करने थे। अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं अपनी 31/3/19 की। भाई अब मैं कहूं मैंने तो इस फॉर दी पीरियड, इस पीरियड में तो मैंने इनसे उधार लिया ही नहीं, तो मुझे तो पे नहीं करने अब। नहीं, बैलेंस शीट क्या बोलती है? एज ऑन। तो आपको क्या, दो चीजें आपको क्या समझ आई? फॉर द पीरियड और एज ऑन। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक पीरियड का बनाया जाता है कि फॉर द पीरियड, और जो बैलेंस शीट है वो एक मूवमेंट की बनाई जाती है एज ऑन। अब कल मैं इस बैलेंस शीट में, अब 31/3/19 है, कल मैं एक एसेट खरीद लूं 1/4/2019 को, तो वो एक मशीन खरीद लूं, तो मशीन भी ऐड हो जाएगी, तो मेरी बैलेंस शीट 1/4/2019 की हो जाएगी। यानी कि बैलेंस शीट एक मूवमेंट की होती है आज तक की, कल तक कल जाऊंगा तो इसमें चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ। बट P&L क्या होता है? एक पीरियड का होता है, वो पीरियड अगर एक बार क्रॉस हो गया उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। आई होप आपको समझ आ रहा होगा फॉर द पीरियड और एज ऑन, ठीक है। तो अब हम अपनी एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन वाली। बस आपको ये फॉर द पीरियड और एज ऑन एक तरह से लगा लो कि आपके औजार हैं, टूल्स हैं जो आपको अक्रूवल कंसेप्ट लगाने में मदद करेंगे। हम अपने अक्रूवल कंसेप्ट लगाना है ना, अक्रूवल कंसेप्ट लग गया, इन दो की वजह से क्वेश्चन खत्म, एडजस्टमेंट खत्म। ये आपके औजार है, तो इनको अच्छे से समझ लो, अच्छे से तैयार करो। फॉर द पीरियड मैं भी बोलता हूं, फॉर द पीरियड क्या है? उस पीरियड की बात कर रहे हैं। फॉर द ईयर भी बोल सकता हूं, फॉर द 3 मंथ्स भी बोल सकता हूं, फॉर द 1 मंथ भी बोल सकता हूं। तो फॉर द ईयर, फॉर द पीरियड का मतलब उस पीरियड की बात, उस साल की बात, और एज ऑन की बात आज तक की। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं
सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारी वो इनकम जो हमें मेंबर से मिलनी है पीरियोडिकली, ठीक है। अब सीधा मैंने आपको कुछ नहीं समझाया कि सब्सक्रिप्शन कैसे सॉल्व करनी है कैसे नहीं। सीधा मैं कहता हूं आप आपको स्क्रीन पे एग्जांपल शो होगा, एग्जांपल 2, जो कि आपके पेज, अगर आप नोट्स देख रहे हैं तो नोट्स में है पेज नंबर 6 पे इलस्ट्रेशन 2, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और आपके नोट्स में भी है। तो क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन, देखो सिंपल क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2007-2008 कितनी 50,000। उसके आगे है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2007। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 7-8। ठीक है, चलो अब ये हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, इससे हम अपना सब्सक्रिप्शन समझेंगे हमें करना क्या। अब आपको मेरे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है जो आपको एक्रूअल कंसेप्ट लगाने में मदद करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा ये साल है, क्वेश्चन के हिसाब से 1/4/2007 से 31/3/2008 ये सारा 7-8 दिया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि आपने ड्यूरिंग द ईयर, क्या बोला हुआ है, ड्यूरिंग यानी कि ड्यूरिंग 7-8 यानी कि ड्यूरिंग यानी कि इस पीरियड के बीच में कितना अमाउंट रिसीव किया है 50,000। हमने सब्सक्रिप्शन के लिए 50,000 रिसीव किया। वो बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 8 इज 8,000। 31 मार्च 8 इस दिन मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है 8,000। इस दिन मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है और स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था 6,000। अगर अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कुछ एक और चीज आपको समझाने लगा हूं। पहली बात तो हमने ये चेक करना है कि इस आउटस्टैंडिंग में क्या ये आउटस्टैंडिंग इंक्लूड है, मतलब कि क्या ये 6,000 इस आउटस्टैंडिंग में इंक्लूड है। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, हमें सिंपल बोला है कि क्या लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग ऑन यानी कि एज ऑन, इस दिन हमारा इतना आउटस्टैंडिंग खड़ा है, इस दिन हमारा इस आउटस्टैंडिंग खड़ा है। अगर ये 6,000 आपको नहीं मिले, सपोज करते हैं कि ये 6,000 हमने आपको अभी नहीं मिले, तो ये 6,000 इसमें भी इंक्लूड होना चाहिए। कंफ्यूज कर रहा हूं अभी आपको, थोड़ा और इजी करता हूं, ठीक है। आपने, ये तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं, आप मेरे सिंपल क्वेश्चन का जवाब दो। आपकी रेंट की इनकम है, ठीक है। आपने जहां भी आप रहते हो, आपने अपनी बिल्डिंग में से एक रूम, अपने घर में से एक रूम रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है, रेंट पे दे दिया आपने एक रूम। रेंट कितना है पर मंथ का 5,000, सपोज कर लो 5,000 पर मंथ रेंट हो गया आपका। अब मैं आपके इस एक साल की बात करता हूं, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में 1/4/19 को स्टार्टिंग में आपको आउटस्टैंडिंग रेंट खड़ा था
5,000, यानी कि आपने अपनी बिल्डिंग रेंट पे, अपना रूम रेंट पे चढ़ाया हुआ है। जिसको भी आपने रेंट पे चढ़ाया हुआ उसने आपका 1 महीने का रेंट यानी कि 5,000 रुपए पे करने होता है। कोई बड़ी बात नहीं, 1 महीने का रेंट पेंडिंग खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा साल वो आपकी बिल्डिंग यूज कर रहा है, उसने आपको पे किए 55,000 रुपए, और साल आपका खत्म हो गया। यहां पे आपका आउटस्टैंडिंग रेंट खड़ा हुआ है 10,000, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि आपकी इस साल की इनकम कितनी है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपको मिला कितना, मिला तो मैंने आपको बता दिया 55,000। मैं पूछ रहा हूं कि आपने यहां से लेके यहां तक गए, आपने अपनी बिल्डिंग, अपना रूम रेंट पे दिया हुआ है, रेंट आपका है 5,000 रुपये महीना, तो बट मेरे आपको 55,000 है। आप मुझे इतना, सिर्फ इतना सा बताओ कि आपका रेंट कितना है, आपका इनकम कितनी है। अगर मैं सब कुछ भूल जूं, इरिस्पेक्टिव कितना आउटस्टैंडिंग था, कितना मिल गया, कितना बच्चा है, अभी रहता क्या है, कुछ सिंपल बात करता हूं। हमारा क्या है, अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है, आपको मिला हो या ना मिला हो, हम क्या देख रहे हैं, आपकी इनकम। इनकम कितनी होगी, इनकम मेरी होनी चाहिए 5,000 इंटू 12, 60,000। भाई मैंने अपनी पूरी साल बिल्डिंग अपना रूम रेंट पे दिया हुआ है, 5,000 रुपये महीना रेंट है, इंटू 12 किया तो कितना आ गया, 60,000। सिंपल। भाई साहब अभी तो आपको 5,000 की फिगर दी थी, इसमें अगर मैं कहूं पता नहीं कितना रेंट है, अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अब ये 60,000 कैसे काम लगाओगे। अब हमें पता नहीं कितनी इनकम है, बट हमें आंसर पता 60,000 है। अब यहां कैसे पहुंचोगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या बोलेंगे हम कहेंगे, मैं कहां सॉल्व करूं, एक बार मैं ये मिटो रहा हूं, नहीं अपना क्वेश्चन तो मैं दोबारा बना दूंगा। एक बार ये क्वेश्चन मिटो रहा हूं, मैं ये आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं, ये समझ आ गया आपको, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब मुझे रेंट नहीं दिया हुआ कि मेरा पर मंथ करंट कितना है, अब मैं निकालू अपने साल की इनकम क्या है। मैं क्या बोलूंगा, मुझे ड्यूरिंग द ईयर कितने मिले, वैसे क्या मिले, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितने हुए भाई मुझे, 55,000, ठीक है। 55,000 रिसीव हुए हैं। इस 55,000 में या मेरे पिछले साल के 5,000 पेंडिंग थे, है ना, पिछले साल के मेरे 5,000 पेंडिंग थे, यानी कि तो मेरे पिछले साल की इनकम है, इस साल की नहीं है। तो मैंने क्या किया, माइनस आउटस्टैंडिंग एट दी बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट दी बिगिनिंग, यानी कि जो मेरा स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग खड़ा है, कितना आया मेरा 5,000, मैंने क्या करना है माइनस, और 10,000 ऐसा है जो मेरा इसी साल का मुझे मिला नहीं, बट अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से मिलना और ना मिलना देखना नहीं, हमने क्या देखना है कि मेरा इस साल का कितना है, तो इसको मैं ऐड कर देता हूं यार, तभी मैं अपने उस तक पहुंचूंगा। आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, बिगनिंग और एंड का मतलब क्या आ रहा है, बिगनिंग साल की बिगनिंग, कि मेरा आउटस्टैंडिंग साल की स्टार्टिंग में कितना था, यानी जो साल की स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग है वो मुझे मिल गया होगा। अगर कुछ नहीं बोला तो, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं, अगर मुझे कुछ नहीं बोला कि ये 5,000 मिल गए या नहीं मिले, तो हमेशा मैं मानूंगा मिल गए। क्यों भैया, किसी को आपने रेंट पे बिजनेस अपने रूम दिया हुआ है, तो उससे पहले पिछला रेंट आएगा, तभी आप अगला रेंट उधार से कराओगे। आप अगर
राशन की दुकान पे राशन उधार पे लेते हो, पिछला उधार चुकाओगे तभी अगला उधार चढ़ाओगे। तो मैं मानता हूं 50-55 हजार में मेरे 5,000 आ गए होंगे, इसलिए मैंने माइनस कर दिए। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये पैसा मेरा इस साल का इनकम है यार, बट मुझे मिला नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, हम तो क्या निकाल रहे हैं, इनकम। तो 10,000 मैंने ऐड कर दिए, 50 55 5 50,000 और 60,000, पहुंच गया अपनी 60,000 की इनकम पे। क्या किया मैंने, आपको अक्रूवल, सिर्फ मैंने क्या किया, अक्रूवल कंसेप्ट लगा के इस साल की इनकम बाहर निकाली। कैसे निकाली, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितने पैसे मुझे मिले हैं, उसमें से मैंने क्या किया, आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया। आउटस्टैंडिंग मैंने माइनस कर दिया एट दी बिगिनिंग वाला। ये तो यार मेरे पिछले साल के पैसे हैं जो मुझे अब मिले होंगे। तो हमने तो पिछले साल के इनकम में काउंट कर लिया होगा इसको। जैसे हमारा जो क्वेश्चन भी था रेंट वाला, एक बार 11 महीने, एक बार 13 महीने नहीं लेना, हमें तो 12-12 करना है। तो ये 5,000 हमने पिछले साल ले लिए होंगे, और अब 10,000 हमने यहां किया। तो ये आ गया हमारा रेंट का। मैंने रेंट क्यों समझाया, ताकि आप रेंट वर्ड से फेमिलियर हो। ठीक है, अब हम आए थे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने क्या की, पहले तो डेट्स इंजरी क्या थी, डेट्स 1/4/2007 और 1/4/2008। फिर उसने रेंट को चेंज करके किया सब्सक्रिप्शन। हम किसकी इनकम निकाल रहे हैं, अपनी सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक है, रेंट को उसने हटा के क्या कर दिया, सब्सक्रिप्शन। उसके बाद उसने बोला आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में कितना था आपका 6,000, और एंड में कितना है, यही है ना 8,000। और आपको पूरे साल में पैसे कितने मिले हैं 50,000। करें क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इक्वेशन 2 बना दिया मैंने इसको ही। यानी कि रिसीव्ड ड्यूरिंग द कितने हुए हैं हमें 50,000। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको लर्न मत करो। इसको लर्न करोगे तो आपको हर एडजस्टमेंट में फिर इस फॉर्मेट पूरा लर्न करना पड़ेगा। अभी फॉर्मेट पूरा नहीं, ये अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, ये पूरा नहीं है, इसमें 2 चीजें और आएंगी, 2 की 3 से 4 चीजें और आएंगी, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको क्या किया, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड समझाया अभी। अगर आप सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपको सिर्फ एक जरा सी बात का ध्यान रखना है, भाई मेरी इस साल की इनकम कितनी है, इररिस्पेक्टिव मुझे मिली या नहीं मिली। जैसे मेरा रेंट वाला एग्जांपल था, अगर मुझे पता होता मेरे 5,000 रुपये महीना है, 5,000 महीने रेंट और 12 महीने रेंट 60,000, मुझे कोई लेना देना नहीं है कितने मुझे मिल गए कितने मुझे नहीं मिले, मुझे तो इनकम से मतलब है। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट दी बिगिनिंग, ये तो मेरे पिछले साल का पैसा है जो मुझे अभी तक अब इस साल मिल गया होगा। क्यों बोला है, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं मिला नहीं मिला, इन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है, तो हम इसको मान रहे हैं कि मिल गया। हमारा लॉजिक भी ये बोलता है पिछला उधार पूरा आएगा तो भी अगला उधार चढ़ेगा। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है 8,000। आंसर कितना आ गया मेरा 52,000। इजी।